गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे इतिहास का अपने जो 9वां चैप्टर है जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो 2025 की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट है। देखो भैया, यहाँ अगर अपने इस साल के ब्लूप्रिंट की बात करें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से अपने टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और वो 5 क्वेश्चन जो है वो आपके कितने अंक के होंगे? 6 अंक के, जिनमें 4 क्वेश्चन तो आएंगे आपके एक एक अंक वाले। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 4 क्वेश्चन तो है आपके एक एक अंक वाले और एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 अंक का। मतलब टोटल क्वेश्चन आएंगे 5 और अंक होंगे 6। तो यहाँ पर भैया मैंने लगभग 15-16 इस प्रकार के क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर के काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पिछले 5-7 दिन से वीडियो नहीं आया, क्या कारण हो गया? तो थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि शादी वगैरह की सीज़न थी, जिसकी वजह से कुछ शादियां वगैरह थी, उस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि लगभग चैप्टर में आपको करा चुका हूं। जैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास में अपना ये 9वां चैप्टर है, इसके बाद में 2-3 चैप्टर अपने और शेष रहेंगे। पॉलिटिकल में आपको लगभग करा दिया है, 2 चैप्टर शेष रहे हैं। जियोग्राफी में हालांकि एक बुक अपने पूरी पड़ी है, जिसको भी अपने जल्दी ही मैं आपको, अब फ्री है, जल्दी ही आपको सारे मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1, दामिन ए कोह किसे कहते हैं? देखो, दामिन ए कोह अपने एक जनजाति थी, इसका नाम था संथाल। इन संथालों को भैया 1832 ईस्वी में स्थायी रूप से बसाने के लिए ज़मीन का एक बड़ा भाग इनको दे दिया गया या इनके लिए सीमांकित कर दिया गया। उसी को बोलते हैं अपने दामिन ए कोह। 1832 में अपने संथाल जनजाति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित हुआ? देखो, भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन की बात करें तो वह स्थापित हुआ था अपने कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल में भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी? इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। सबसे पहली बात तो यह व्यवस्था जो है वो अपने बंगाल में लागू हुई थी। 1793 ईस्वी में अपने एक गवर्नर जनरल था, इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। अब होता क्या है इस व्यवस्था में? क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने राजस्व की जो राशि थी वह राशि क्या कर दी थी? निश्चित कर दी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती। इसी को बोलते हैं भैया इस्तमरारी बंदोबस्त। ओके, देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अपने बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन भैया, अमला किसे कहते हैं? अमला, देखो अमला सीधा सा अपने कह दें कि जो जमींदार होते थे ना, समझ रहे हो, उपनिवेशिक काल में जो जमींदार होते, ठीक है, वो जमींदार क्या करते थे? राजस्व एकत्रित करने के लिए अपना एक अधिकारी गांव में भेजते थे। उसी अधिकारी को क्या कहते हैं? अमला। मतलब जमींदार खुद गांव में नहीं जाते थे राजस्व एकत्रित करने के लिए, वो अपना एक आदमी, एक अधिकारी भेजते, उसी को क्या बोलते हैं? अमला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बंगाल के जो धनी किसान होते थे उन धनी किसानों को किस नाम से जानते थे? तो बंगाल में भैया जो धनी किसान होते, पैसे वाले होते, उनको जोतदार कहा जाता था, जोतदार। अगला क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 2-3 बार ये क्वेश्चन अपने आ चुका है। तो 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया लोग कौन थे? यह किस प्रकार की खेती
करते थे। देखो औपनिवेशिक काल में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, औपनिवेशिक काल में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों के आसपास जो लोग रहते थे उनको क्या बोलते थे? पहाड़ियाँ। समझ गए। और कृषि की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो कृषि करते थे वो कौन सी थी? झूम कृषि। अगला आ रहा है कुदाल और हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है? तो भैया कुदाल जो था वो तो था पहाड़िया लोगों का, ठीक है, और हल जो था वो था संथालों का। इन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नौवां, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का जो नेता था भैया वो था अपने सिद्धू मांझी, ठीक है, सिद्धू मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सूर्यास्त विधि या कानून क्या था? देखो सूर्यास्त विधि या कानून का सीधा सा ध्यान रख लो कि जो जमींदार थे उन जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा कराना अनिवार्य था। जैसे मान लो निश्चित तारीख हो गई, 10 तारीख को जमा कराना है, तो 10 तारीख को सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त होने तक या सूर्य अस्त होने से पहले उनको राजस्व जमा कराना पड़ता। अगर वो राजस्व जमा कराने की कंडीशन में नहीं होते तो उनकी संपत्ति, उनकी जो जमींदारी थी वो क्या कर दी जाती? नीलाम कर दी जाती थी। इसे ही बोलते हैं भैया सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त कानून। समझ गए। मतलब जमींदारों द्वारा एक निश्चित तारीख तक राजस्व जमा कराना, और अगर नहीं करा पा रहे हैं तो उनकी जमींदारी को क्या कर दिया जाए? नीलाम कर दिया जाए। वही क्या है? सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त कानून। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते तो बंगाल में जमींदारों की शक्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं? ठीक है, तो भैया सबसे पहला काम तो अपने क्या करते हैं, जो सैनिक टुकड़ियां थी जमींदारों की उनको भंग करते, और ये जो जमींदार होते थे इन जमींदारों को कंपनी द्वारा नियुक्त जो कलेक्टर होता उस कलेक्टर के अधीन कर दिया था। ठीक है, जमींदारों से स्थानीय न्याय, स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली जाती, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाता। तो इस प्रकार के कार्य करके हम जमींदारों की शक्ति पर क्या लगाते? रोक लगाते। कोई 2-3 कार्य आपको ध्यान रखने हैं, ज़्यादा विशेष आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, 1830 के दशक में किसानों को ऋण क्यों लेने पड़े? देखो 1830 के दशक में, 1830 का दशक का मतलब 1830 से 40, तो देखो 1832 ईस्वी के पश्चात भी जो कृषि उत्पाद थे उनमें तेजी से क्या आई? कमी आई, गिरावट आई। अब गिरावट आ गई तो किसानों की आय में भी तेजी से क्या आएगी? कमी आएगी, गिरावट आएगी। इसके अलावा भैया इसी समय अपने क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से जन और धन की काफ़ी हानि हुई थी। किसानों के पास इस संकट का सामना करने के लिए अनाज नहीं था, राजस्व की बकाया राशि बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से किसानों ने 1830 के दशक में क्या लिए? ऋण लिए। नेक्स्ट है भैया, बर्दवान के राजा की भू संपदा क्यों नीलाम की गई? बर्दवान के राजा, देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है नीलाम कब की गई थी? 1797, मतलब 1797 में बर्दवान के राजा की कई संपदाएं नीलाम कर दी गई। कारण क्या था? जो बर्दवान के राजा थे उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व की एक बड़ी राशि क्या थी? बकाया थी। ठीक है, वो जमा नहीं करा पाया निश्चित टाइम पर, इसकी वजह से उसकी जो भू संपदा थी उसको क्या कर दिया गया? नीलाम कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, पहाड़िया लोग या पहाड़िया लोगों की आजीविका की विशेषता बताइए। देखो पहाड़िया लोगों की विशेषता पूछ ले या उनकी आजीविका की पूछ ले या राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़ी लोगों की पूछ ले, एक ही बात है। तो देखो पहली बात तो क्या हो गई इनकी आजीविका की विशेषता कि ये कृषि करते थे, और मुख्य रूप से कौन सी कृषि? झूम कृषि करते थे। ठीक है, ये जंगलों में क्या करते थे? शिकार करके अपना पेट भरते थे। अधिकांश पहाड़ी लोग जो है वो अपने खाने के लिए दाल है, ज्वार, बाजरा इस प्रकार का उगाते थे। इसके अलावा ये अपने जंगलों से महुआ इकट्ठा करते था, शहरों में बेच देते थे। इसके अलावा ये रेशम का कोया, राल, काठ कोयला
ये बनाने के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करते, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्य करके ये अपनी आजीविका चलाते। 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अंतिम क्वेश्चन है भैया, अपने दिक्कू किसे कहते हैं? दिक्कू, दिक्कू क्या होता है? देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अपने कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि दिक्कू क्या है। देखो जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उन जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाला जो बाहरी व्यक्ति होता है ना, उस बाहरी व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं दिक्कू। क्लियर है? मतलब जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्ति को क्या कहते हैं? दिक्कू कहते हैं। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो 9वां चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।